Hello everyone, welcome to Motion Foundation Division. I am Priyanka Vaishnav, your maths teacher. So students, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस किया था. हमने ये देखा था फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, और एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था. ओके एंड उसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम के बारे में पूरा डिस्कशन कर रखा है. इसके बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं. तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है. तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम. अब बात ये आती है कि मैम एलसीएम क्यों फाइंड आउट करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब एलसीएम फाइंड आउट करना है, कब एचसीएफ फाइंड आउट करना है, या कब कौन सी और चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा, हम इस चीज़ को कैसे क्लियर करेंगे. तो हम उससे रिलेटेड पहले बात करेंगे कि एलसीएम ही हमने यहाँ क्यों फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. देयर इज ए सर्कुलर पाथ. क्या है? एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वहाँ पर एक इस तरह से सर्कुलर पाथ बना हुआ है. ये स्पोर्ट्स फील्ड है और बाहर इस तरह से पाथ बना हुआ है. सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक. दो यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, पर्सन है. एक है सोनिया और दूसरा है रवि. तो सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट एंड रवि को टाइम कंज्यूम होता है 12 मिनट्स. किस चीज़ में? एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में. ओके, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. मान लीजिए कि दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है. दोनों ने कहाँ से स्टार्ट किया है? सेम पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया है. तो हम ये पूछना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम, और टाइम भी बिल्कुल सेम है. जहाँ से स्टार्ट किया दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट करा है. गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स. कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे. कितने मिनट के बाद मिलेंगे, हमें इससे रिलेटेड बात करनी है. ओके, क्लियर है सबको? तो देखो अब सबसे पहले बात हम करते हैं दोनों ने टाइम कितना कंज्यूम किया. तो ये फील्ड है, ये सर्कुलर पाथ है, ये क्लियर है, वो हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट. टाइम टेकन के बारे में बात करते हैं, किसने कितना टाइम कंज्यूम किया है. पहले हम सोनिया के बारे में बात करते हैं. तो देखिए क्लियर है यहाँ से कि सोनिया ने कितना टाइम कंज्यूम किया है. सोनिया ने लिए हैं 18 मिनट्स. कितने मिनट्स लिए हैं? 18 मिनट्स. तो अब मुझे बताओ 1 राउंड अगर आपने 18 मिनट में कंप्लीट किया, ठीक है, सेकेंड राउंड आप कितने में कंप्लीट करोगे? तो वो 18 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? होगा. 18 मल्टीप्लाई बाय 2. थर्ड राउंड करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3. फोर्थ राउंड होगा तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4. इस तरह से होगा या नहीं होगा? होगा. ये चीज आप समझते हैं. तो देखिए फर्स्ट राउंड में उन्होंने टाइम लिया 18 मिनट्स, सेकेंड राउंड में हो जाएगा 36 मिनट और थर्ड में हो जाएगा 54 मिनट. ओके, ये क्लियर है. तो ये सब जो हैं ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मल्टीपल्स ही तो होंगे ना किसके? 18 के. क्या ये कुछ और है? नहीं, ये तीनों क्या है? मल्टीपल ऑफ 18. अब सोनिया के बाद हम बात करते हैं दूसरे के बारे में. किसके बारे में? हम रवि के बारे में बात करते हैं. देखो रवि ने कितना टाइम कंज्यूम किया है. रवि टेक्स 12 मिनट. रवि ने कितना टाइम लिया है? 12 मिनट्स लिए. कितने मिनट्स? 12 मिनट्स. ये लिख दिया हमने रवि. ठीक है, अब 12 मिनट्स के बारे में हम बात करें तो देखो वही कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट राउंड अगर लिया 12 मिनट में, ओके, सेकंड राउंड के लिए वापस है 12 मल्टीप्लाई बाय 2, थर्ड के लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 3. इस तरह से 3 राउंड्स कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे? कि जरूरी नहीं है 3 है. 3 का तो हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है कि हम 3 इस तरह से हम आगे और भी बात कर सकते हैं. 4, 5, 6 कितने भी राउंड्स ये कवर कर सकते हैं. तो देखिए 12 मिनट, सेकेंड राउंड के लिए 24 एंड थर्ड राउंड के लिए 36 मिनट. अब आप ध्यान से देखिए ये 36, ये 36 क्या नजर आया कि 36 मिनट बाद अगर मैं टाइम स्टार्ट कर दिया मान लीजिए मैंने, और 36 मिनट बाद देखूं मैं तो सोनिया है. सोनिया ने कौन सा अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर पहुंची है. ठीक है, कौन सा राउंड? फर्स्ट एंड सेकंड राउंड कंप्लीट करके वो वहां पर पहुंची है. रवि के बारे में बात करते हैं तो रवि ने 36 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? 3 राउंड कंप्लीट कर लिए. कितने राउंड? 3 राउंड. तो वो थर्ड राउंड में कितने? 1, 2, 3. उसके बाद वो कहाँ पर पहुंचता है? 36 मिनट पर पहुंचेगा, मिनट में वहां पर पहुंचता है. तो आपको यहाँ पर देख कर नजर आ गया होगा कि देखो 36 मिनट में वो दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे.
ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि आप ही हमें बताइए कि कितने राउंड या कितने सेम राउंड होने चाहिए। ये नहीं बोला कि जैसे ये भी 2 राउंड पे पहुंचा तो ये भी 2 राउंड पे पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया है कि वो टाइम बताइए जब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमें सिर्फ वो टाइम देखना है। और वो टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सोनिया का देखा हमने और रवि का हमने यहाँ पर देख लिया है, तो पता चला हमें क्या है, ये 36। अब बताइए ये क्या है? ये मेथड आपको कुछ याद आया जब हम 5th 6th क्लास में हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करना होता था, तो टीचर हमें क्या बताता था? एलसीएम निकालना है, जैसे मान लीजिए 4 और 5 का निकालना है, तो 4 के टेबल आप लोग लिख लीजिए, 5 के टेबल लिख लीजिए, दोनों में देखिए कि सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल आ रहा है, तो वो 20 आता है। ऐसे करके हम फाइंड आउट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ये आपको वैसा मेथड लगा या नहीं लगा? इसी तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ पर भी 36 है, यहाँ पर भी क्या है? 36 है। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है? एलसीएम है, मतलब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये तो था सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है, कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हमने ये वर्क क्यों किया, हमने एलसीएम ही क्यों फाइंड आउट किया, एचसीएफ हमने फाइंड आउट क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इज इट क्लियर? देखिए, therefore LCM of 18 and 12 will give us the time they meet again at starting point, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा किसका? 18 and 12 का। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होता है, मीन एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए डिजिट चेंज है, डिजिट नेम कुछ भी चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन है मैथ्स में कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको क्या करना है? आप ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई जल्दी से टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन की नीड नहीं होती है कि हमें पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है, ऐसा वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब सीबीएसई बोर्ड है, हमारा बोर्ड एग्जाम्स है, तो बोर्ड में हमें मार्क्स ऑफकोर्स चाहिए। और मैंने इतनी बार आपसे कहा है कि इजी टॉपिक जो होते हैं उन पे इतनी अच्छी कमांड कर लो कि वहाँ से टीचर हमारे मार्क्स डिडक्ट ना कर पाए। तो इसी तरह से प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आप सब ध्यान रखिएगा किस तरह से हमें लिखना है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ये डायग्राम यहाँ पर हमने बना रखा है ताकि पता लगे कि हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो, अगर किसी क्वेश्चन में आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं एग्जामिनर को, तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर। अब इसके फैक्टर तो फाइंड आउट करना ईजी है, कर सकते हैं आप। 18 के फैक्टर करना तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। कल हमने बहुत, मतलब प्रीवियस क्लास में हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत डिस्कस किया था, बहुत सारे हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। या ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 है, 2 × 9, 9 को हम 3 स्क्वायर मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए 12 का क्या होता है? 4 × 3 होता है, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख दें, 2 स्क्वायर × 3, तो हो गया है कुछ सॉल्यूशन। ओके, अब हम बात करते हैं एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब लीस्ट नाम आता है तो हम पावर, अगर मैं पावर्स की बात करूं तो कौन सी पावर चूज करते हैं हम? हाईएस्ट पावर चूज करते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, अगर एलसीएम निकालना है मतलब लीस्ट निकालना है तो हाई पावर के बारे में बात करेंगे, और अगर एचसीएफ निकालना है हमें मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लो पावर के बारे में बात करेंगे। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, ये एक तरह से दोनों अपोजिट होते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। क्या होंगे? अपोजिट। क्लियर है सबको? अब इसके बाद देखो एलसीएम यहाँ से क्या निकलेगा? 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। कैसे पता लगा? देखो 2 देखिए, यहाँ पर 2 पर पावर कितनी है? 1, यहाँ पर 2 पर पावर कितनी है? 2 मीन्स यहाँ पर 2 स्क्वायर है। हियर 3⁻² एंड 3⁻1, मतलब यहाँ 3 स्क्वायर एंड 3 पावर 1 है। तो आप बताइए दोनों में से हाईएस्ट हम चूज करेंगे तो क्या चूज करेंगे? 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 9, 4 9 36। थोड़ी कैलकुलेशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आया इन दोनों का एलसीएम। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हमें इसको प्रेजेंट कैसे करना। अब ऐसे थोड़ी लिख दोगे कि ये एलसीएम हो गया बस यही आंसर है, कुछ हमें प्रॉपर वे में उसको प्रेजेंटेशन जरूरी है ना, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये क्या था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स रेज टू हाईएस्ट पावर। पहले भी बताया था कि जितने भी इनका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कैसी पावर्स यूज होती है? हाईएस्ट पावर ही वहां पर यूज होती है, उनका प्रोडक्ट हाईएस्ट पावर को ले जाता है। अब इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया दैट एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू 36। अब हम क्या लिखेंगे? हमारे क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उन्हीं को हमें यूज करना है। इन 36 मिनट में क्या होगा? सोनिया अराइव एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मेकिंग 2 राउंड। सोनिया ने कितने पॉइंट बनाए? 2 राउंड्स बनाए।
ठीक है, मतलब 2 राउंड्स के बाद 2 राउंड उसने क्लियर किए, 2 राउंड्स उसने कंप्लीट करे, उसके बाद वो 36 मिनट में वहाँ पर पहुंची है। इसी तरह से हम सेम लाइन रवि के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखो ऐसे कुछ नहीं करना कि मैम हमें ये लर्न करना है, लर्न नहीं करना। मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप उस चीज़ को थ्योरेटिकल पार्ट है तो आप रटे जा रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ समझना होता है आपको कि ये कैसे लिखें, क्या हम क्वेश्चन में देख के लिख सकते हैं, कैसे क्वेश्चन की लाइन है उसको तो यहाँ पर रखना है और क्या कुछ और एक्स्ट्रा करना है, नहीं करना है। ये सोनिया के लिए था। नेक्स्ट हम रवि के लिए यूज कर ले, while in 36 मिनट, जबकि 36 मिनट में रवि अराइव एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मेकिंग 3 राउंड। कितने राउंड कंप्लीट करने के बाद? 3 राउंड के बाद। ये सबको क्लियर है? ओके अब इसके बाद देखिए हम आंसर लिख देते हैं। हैंस दे मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, तो 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। ओके तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके अब हम कुछ और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों। देखो हमें क्या सीखना है कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन मतलब थोड़ा सा ना ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एलसीएम हमें यूज करना है इस क्वेश्चन में, एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो इन सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने ना थोड़े से कुछ और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट इन ए ग्रुप। 3 अलग अलग ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। इनमें कितने स्टूडेंट हैं ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर रेस्पेक्टिवली का मीन आप सब जानते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे ए लिखा है तो ये ग्रुप ए के मेंबर हैं, बी लिखा है तो बी के मेंबर हैं, सी लिखा है तो सी के मेंबर हैं। बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक देम फॉर ए फील्ड ट्रिप। उनको एक फील्ड ट्रिप पे ले जाना है। जैसे आपको पता है स्कूल्स वगैरह में आप भी कभी ना कभी ट्रिप्स पे जाते होंगे, कोई आपके पिकनिक्स पर या कोई भी हिस्टोरिकल ट्रिप्स होती हैं, यहाँ पे फील्ड ट्रिप पर उनको ले जाया गया है। फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ बसेस। ध्यान रखना क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ बसेस। बस का आपको मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। इट्स ओके ठीक है ये सही है। अब इसके बाद देखो टू बी हायर्ड ऑफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट है ना तो वो भी ऑलमोस्ट सेम हो, कि हर एक बस में सेम स्टूडेंट आए। हमें ये नहीं करना कि अलग अलग स्टूडेंट हम ले रहे हैं, कि किसी में हमने 20 ले लिए, किसी में हम 30 को एडजस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम बसेस हमारे पास हो और हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फिल कर सकें, उनमें उनको अरेंज कर सकें, वो बैठ सकें वहाँ पर, और सब में नंबर्स भी क्या हो, सेम हो। ओके क्वेश्चन का समझ में आ गया, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, 2 वर्ड होते हैं एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। उसके अलावा होता है जैसे कभी भी अगर आपसे मिनिमम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करने को बोला जाए, मिनिमम फाइंड आउट करने को बोला जाए, तो पता है हम क्या करते हैं। देखो मिनिमम है तो मिनिमम में हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और मिनिमम की बात करें तो आपको एलसीएम निकालना है। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम बोलेंगे तो हाईएस्ट निकालना है। ये क्वेश्चन का नॉर्मल है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब फिर आप इसको देख के बोलेंगे मैम ठीक है आपने मिनिमम बोला तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जस्ट बिकॉज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, लेकिन एलसीएम इसमें नहीं फाइंड आउट करना है। क्यों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो है स्टूडेंट्स और एक बस के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में, बस के बारे में। अब नॉर्मल सी बात है, आप मुझे बताइए, आपको अगर हमने अरेंज कर दी कि जैसे कि हाँ बसेस हैं और स्टूडेंट है, अब मुझे एक चीज बताइएगा, अगर हम ये फाइंड आउट करें कि एक बस में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे पास, जैसे हम एक बस में हम मैक्सिमम स्टूडेंट को हमने अरेंज कर दिया कि हाँ ये बस है इसमें 40 हमने अरेंज कर दिए, 40 से ज़्यादा अब नहीं हो सकते, 40 भी, हालांकि मैंने ज़्यादा बोल दिया बट फिर भी चलो हम 40 मानते हैं, कि हम मानते हैं ऐसा, हम अभी अरेंज नहीं कर रहे हैं, 40 हमने माना, 40 अरेंज कर दिए। तो स्टूडेंट तो हम मैक्सिमम बस में फिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर बस में आएंगे तभी तो बसेस जो है, बस की काउंटिंग क्या होगी, मिनिमम होगी। आपके पास 10 कार है मान लीजिए आपके पास, या 10 बॉक्स है, इस तरह से हम 3 मान लेते हैं, कुछ भी हमने बॉक्स मान लिए ये, ठीक है। आपके पास क्या है 180, अगर हम बात करें, या हम थोड़ा 90 लेते हैं, 90 स्टूडेंट्स हैं या कुछ है हमारे पास, पर्सन है, ये रूम्स है, रूम में हमें अरेंज करना है, ठीक। तो हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ सकें, कि इसमें ज़्यादा जितने आ सकते हैं उतने हम अरेंज कर लो, सब में नंबर भी सेम होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर दूं, इसमें हमने 20 ले लिए,
वापस से हमने भी इसमें 20 ले लिए, इसमें 20 ले लिए, इसमें भी वापस से हमने 20 ले लिए। तो देखो अगर स्टूडेंट की क्वांटिटी हम जैसे कम करते जा रहे हैं तो ये बसेस या फिर ये जो बॉक्स है, रूम है, रूम का नंबर ज़्यादा होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा, बढ़ते जा रहे हैं रूम। तो ये आपस में अपोजिट है। एक बस में आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट को अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो उतनी ही कम आपको बसेस यूज़ करनी होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में दिया गया है। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि एक बस में कितने मैक्सिमम स्टूडेंट अरेंज हो सकते हैं, वो कितने बैठ सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम बसेस हम कितना यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर है? तो इसीलिए हम यहाँ पर एलसीएम की जगह एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि ये बात बस के बारे में कर रहे हैं लेकिन हम स्टूडेंट की क्वांटिटी पे निकाल रहे हैं, स्टूडेंट के लिए निकाल रहे हैं। और स्टूडेंट कब होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जब बैठ सकेंगे तभी तो बस के नंबर कम होंगे। कभी भी हम जाते हैं कहीं फैमिली ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, जिनकी जॉइंट फैमिलीज होती है उनको ज़्यादा पता होता है। हम क्या कोशिश करते हैं कि कहते हैं ना घर वाले कि एक ही बस में आप सब अरेंज हो जाइए, या एक अगर हमारे पास कार है, अदर कुछ भी होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम व्हीकल हमारा जाए और हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज हो सकें। यही हम करते हैं, बस वही हमें यहाँ करना है। ज़्यादा कम से कम बसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम व्हीकल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक व्हीकल में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन अरेंज होता है। बस वही काम हमें यहाँ पर करना है। आगे बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों हमने यहाँ पर एलसीएम की जगह एचसीएफ फाइंड आउट किया है? क्योंकि जबकि मैम ने तो बोला था कि अगर मिनिमम की बात करें तो आपको एलसीएम निकालना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, द नंबर ऑफ बसेस विल बी मिनिमम इफ ईच बस अकोमोडेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सकते हैं तो मतलब बसेस होंगी कम से कम होंगी। तो अब मैक्सिमम बोला, हाईएस्ट बोला तो हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच बस मस्ट बी HCF ऑफ किस का? स्टूडेंट का ही होगा। तो स्टूडेंट देखिए 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट्स। चलिए HCF निकालते हैं। अब HCF निकालना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। कैसे हम निकालते हैं? फैक्टर्स कर सकते हैं। फैक्टर करना क्या कोई बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं है। देखो जैसे कि अगर हम 156 के फैक्टर्स करने की बात करते हैं, किससे डिवाइड होगा? ये 2 से, जस्ट बिकॉज वंस प्लेस पे 6 है एंड 6 0 2 4 6 8 ये डिजिट अगर वंस प्लेस पर होती है तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। 2 से हो जाएगा 7 टाइम, 2 7 14 एंड 2 से 8 टाइम। अगेन देखिए 2 से हो जाएगा कितने टाइम? 3 टाइम, और ये कितने टाइम? 9 टाइम। अब क्या ये किसी और से होगा? बिल्कुल ये 3 से होगा। नहीं पता चल रहा तो देखो दोनों डिजिट को ऐड करो, 9 + 3 कितना होता है? 12। 12 किससे डिवाइड होगा? 12 डिवाइड होगा क्या 3 से? बिल्कुल होगा। 3 से ये डिवाइड होगा 13 टाइम। अब हमें पता है कि 13 क्या है? 13 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब इसके कोई और फैक्टर्स नहीं होते तो हम इसे किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 13 से। तो सिमिलरली ये क्या बन गया? 156 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 100 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके 156 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। क्या यहाँ पर हमने ऐसा नहीं लिख सकते? देखो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, बस यही हमने लिखा है। इसी तरह से हम बाकी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, बाकी के भी फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। 208 के होंगे 2 4 मल्टीप्लाई बाय 13, कि अगर 2 की पावर 4 हो जाएगी और वो किससे 13, इस तरह से उनके फैक्टर हो जाएंगे। 260 के होंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। बहुत इजी फैक्टर्स हैं, कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। अब देखो यहाँ से देखकर आपको क्या पता चल रहा है? अगर मेरे को क्या निकालना है? HCF निकालना है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। कंफ्यूज कैसे होते हैं? अगर आपको ये जो क्वेश्चन की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको मिनिमम निकालना है तो आप क्या निकालेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मिनिमम है तो लीस्ट है, और अगर मैक्सिमम है तो फिर आप HCF के बारे में बात करेंगे, हाईएस्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब भी हम इस तरह से फैक्टर्स की फॉर्म से, फैक्टर हैं हमारे पास, ठीक है, क्या है? फैक्टर्स हैं। फैक्टर की फॉर्म से जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, या फैक्टर की फॉर्म से हम इसको आगे हम लिखते हैं, अगर हमें HCF निकालना है, HCF मीन हाईएस्ट, तो हम क्या करेंगे? लोवेस्ट, यानी कि इनमें सबसे कम क्या आ रहा है वो चीज हम देखते हैं। देखो ऐसे ही तो हम HCF निकालते थे ना, क्या करते थे कि तुम जितना कॉमन आ रहा है वो ले लो, और कॉमन क्या आएगा? कॉमन हम तब ले सकते हैं ना जब तीनों के पास वो चीज मिनिमम हो। ज़्यादा से कैसे ले सकते हैं? अब हम कहें कि नहीं हमें तो 2 पावर 4 हमें चाहिए, अब उसके पास 2 पावर 4 है ही नहीं, बेचारे के पास 2 स्क्वायर है, तो हम कहाँ से उसको फोर्स कर सकते हैं कि नहीं हमें तो एक और 4 चाहिए?
नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ये नॉर्मल सी चीज़ है, बस इसमें कंफ्यूज मत होना। थोड़ा अपर लेवल में आते ही कुछ पर्टिकुलर उनके लिए रूल्स हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा उसमें परेशान हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका HCF अगर हम निकालेंगे तो HCF हो जाएगा 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 52। तो 52 आपका आंसर नहीं आया। 52 तो क्या आया कि एक जगह या फिर एक बस में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट को अरेंज कर सकते हैं। एक बस में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनों को अरेंज कर सकते हैं, 52 को अरेंज कर सकते हैं। ये तो आया स्टूडेंट के बारे में, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये बताइए कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास इतने हैं, टोटल हमें पता है 1000 स्टूडेंट अगर टोटल हैं, ठीक। हमें क्या करना है, हमें भी जाना है कहीं ट्रिप पे, हम भी चल रहे हैं किसी ट्रिप पे। 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 500 ले लेते हैं। 500 स्टूडेंट हैं और हमें ट्रिप पर जाना है। मैंने ये बोला कि हम ऐसे करते हैं, 5 अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं। एक ग्रुप में 100 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब हर ग्रुप में 100 स्टूडेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे, 500 डिवाइड बाय 100, तो मतलब कि 5 ग्रुप बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्लियर है, 5 ग्रुप बनेंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कितनी बसेस होंगी, हम इनका सम कर लेंगे, इनका सम करके उसमें 52 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो पता चल जाएगी कितनी बसेस हमें नीड है। क्लियर है सबको। तो चलिए देखो, इन ईच बस 52 स्टूडेंट कैन बी अकोमोडेटेड, यानी कि 52 स्टूडेंट वहां पर बैठ सकते हैं, उनके लिए स्पेस है। देखिए अब ऐसे एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन को कॉपी करें तो आप दोबारा से क्वेश्चन मत लिख लीजिएगा। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन जहां से हमने स्किप किया, जहां से हमारा प्रीवियस स्लाइड पर था, उसके बाद से आपको इसको कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद ये वही लाइन है, फिर हम देखते हैं देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ बसेस क्या होंगी, तो टोटल स्टूडेंट डिवाइड बाय 52, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय 52। 52 क्यों, क्योंकि एक बस में 52 स्टूडेंट अरेंज कर सकते हैं। इनको देखो टोटल निकालना है तो उनका सम कर दें, सम करा हमने, इनको लिखा डिवाइड बाय 52। जैसे हम इनका सम करते तो वैल्यू आएगी 624 डिवाइड बाय 52। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जैसे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, अगर हम इजी वे में चाहें, हम 2 से डिवाइड करना चाहें तो 2 से हम ये डिवाइड कितने टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 टाइम, ठीक है। अब इसी तरह से 2 से हम इसको अगर डिवाइड करें तो देखो 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र एंड 2 टाइम डिवाइड होगा। अब अगर ये वापस से देखिए आप किससे डिवाइड होगा, तो हम इसको 13 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप वापस से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 से डिवाइड होगा 13 टाइम, क्योंकि 13 2 ज़र 16, और 2 से वापस से ये डिवाइड होगा, कितने टाइम डिवाइड होगा, देखो 2 से हो जाएगा ये 1 टाइम, और इसके बाद देखो कितना रहा 11, तो ये कितना टाइम जाएगा 11 है, तो यानी कि 2 5 टाइम जाएगा, 2 5 ज़र 10 और ये 6 टाइम। अब अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा, देखो 13 1 ज़र 13 एंड उसके बाद कितना हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 13 2 ज़र 24, ये हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगा। ओके, तो ये कितने टाइम डिवाइडेशन हो जाएगा इसका, 12 टाइम। ओके, क्लियर है। 13 2 ज़र 26, सॉरी 13 2 ज़र कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये 1 टाइम हमारे पास डिवाइड हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी बसेस हैं, 12 नंबर ऑफ बसेस विल बी हायर्ड इफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट अकोमोडेटेड इन ईच बस। कितनी हो जाएंगी, कितने बसेस हमें मिलेंगी, 12 बसेस हमें यहाँ पर अरेंज करनी होंगी। कितनी बसेस अरेंज करनी होंगी, 12 बसेस हमें यहाँ पर अरेंज करनी होंगी। क्लियर है बच्चों, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। बस कंफ्यूजन कहाँ होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वाली बात पे। तो मैंने आपको बता दिया है कि मिनिमम नंबर तो हमें बस चाहिए, तो मतलब स्टूडेंट हम मैक्सिमम अलॉट करें। मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें HCF फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, यानी कि ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि वो डिवाइड करे 445, 572 एंड 699 एंड लिविंग रिमाइंडर्स। क्या क्या रिमाइंडर हैं, 4 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। ये हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखो अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझो कि हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए। देखो लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट की। ये बात अपने माइंड में ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं हम, लार्जेस्ट की। और ऐसा नंबर हो जो इन तीनों को डिवाइड भी करे और उसके बाद रिमाइंडर भी कितना रहे, 4 5 6 रहे। तो 4 5 6 रिमाइंडर है, तो सबसे पहले मैं इसमें से 4 5 6 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाएंगे कि उनमें से अगर उस नंबर से डिवाइड करे जाएंगे तो फुल टाइम डिवाइड होगा, यानी कि उसके बाद उनका LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो देखो द रिक्वायर्ड नंबर व्हेन डिवाइड्स 445, 572 एंड 699 लीव्स रिमाइंडर 4, 5 एंड 6। क्या क्या रिमाइंडर रहेगा? 4, 5 एंड 6। द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय रिक्वायर्ड नंबर, कि ऐसे नंबर जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर रिक्वायर्ड है, लेकिन जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे ये नंबर डिवाइड हो जाए, फुल टाइम डिवाइड हो जाए, तो वो कौन से नंबर होंगे? जब बोला जा रहा है आपसे कि देखो हम तो भाई रिमाइंडर देंगे आपको 4, ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा हमें 4, तो अगर मैं इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ऐसा नंबर मिलेगा कि हाँ उससे हम डिवाइड करेंगे तो फुल टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 रहेगा, और वही हमें चाहिए। तो देखो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया 445 में से, तो आंसर हो जाएगा 441। 572 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट किया? 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? 567। इसी तरह से 699 से भी हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर है 693। ओके, ये बात सबको क्लियर है? तो ये वो तीनों नंबर हैं, ये 3 वो नंबर हैं जिन्हीं का हमें क्या निकालना है कि इनसे एक ऐसा नंबर निकालो कि उस नंबर से अगर हम इन तीनों को डिवाइड करें तो आपका फुल टाइम डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर वगैरह कुछ भी ना बचे, क्योंकि रिमाइंडर वाला पार्ट तो हमने पहले यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया रिमाइंडर वाला मैटर। द रिक्वायर्ड नंबर विल बी HCF। मैंने कहा था HCF क्यों आएगा? क्योंकि देखो लार्जेस्ट नंबर बोला है, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट बोला जाएगा तो क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट आएगा कि नहीं आएगा? HCF आएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जैसे बस वाला क्वेश्चन था तो उसमें कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि बोला वहां पे बस स्टूडेंट के नंबर क्वांटिटी दी गई है, लेकिन बसेस को हमें मिनिमम करना है, तो वहां पर आपको गलती नहीं करनी है। आगे बात समझ में, हम HCF हमें निकालना है। HCF क्या हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल इजीली हम इनका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इनका HCF क्या होगा? 441 है। अब आपको ये देखो, कभी कभी जरूरी नहीं है कि आप फैक्टर ही करो, फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करो, ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है और ना ही हमें वो चीज शो करके दिखानी है। आपको क्या करना है? अपने माइंड का यूज करो। 441 इज द स्क्वायर ऑफ 21। इसको हम 21 स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 21 को देखो हम 3 इंटू 7 नहीं लिख सकते क्या? तो ये 3 इंटू 7 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर रूल से क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। तो बस कहाँ जरूरत है हमें फैक्टर करने की, कहाँ जरूरत है हमें इतना माइंड कंज्यूम करने की? कभी कभी हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि हाँ ये नंबर है तो इसका हमारे पास ये भी इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखो 567 है, तो इस तरह से जब भी हम फैक्टर करेंगे, अब देखो सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। इनका सम कर लो, 5 एंड 6 11, 11 प्लस 7 18, 18 को देखो 3 से डिवाइड होता है, 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो 567 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। आगे हम इसी तरह से सॉल्व इनको कर लेंगे। 693 है, तो यहाँ भी इनका सम करो, कितना आ जाएगा? वो 3 से आपके पास डिविजिबल होगा, उसके बाद हम इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन पे हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बहुत सारे फैक्टर्स भी हमने फाइंड आउट किया था, इसलिए हम अभी यहाँ पर ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं और वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। HCF कितना हो जाएगा इनका? HCF क्या होता है? देखो हाईएस्ट है तो कॉमन पावर कैसे लेनी है? लोवेस्ट वाली। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे 11 है, यहाँ तो 11 है ही नहीं है तो हमें नहीं लेना, तो कितना हो जाएगा ये? 63। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 445, 572, 699 लिव्स रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 इज 63। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो अब किसके बारे में बात कर रही? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। कैसा नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर। विच वैन इंक्रीज बाय, जब उस नंबर में हम 17 इंक्रीज करें, ये नंबर है उसमें हमने 17 इंक्रीज किया, तब वो नंबर क्या हो जाएगा? इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जब उस नंबर में हम 17 इंक्रीज करें तो वो नंबर क्या हो जाए? इनसे डिविजिबल हो जाए। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो क्या मैं एक काम नहीं कर सकती? पहले एक ऐसा नंबर देखो जो क्या हो? सबसे छोटा हो और जो इन दोनों से डिवाइड हो सके, निकालेंगे। उसमें से मैं 17 कम कर दूं तो हमारे पास जो नंबर रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें से हमने 17 कम कर दिया तो वो हमें नंबर रिक्वायर्ड मिला या नहीं मिला? मिला। बस यही हमें इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468 इज द लीस्ट। स्मॉलेस्ट बोला है तो लीस्ट आएगा, स्मॉलेस्ट है तो लीस्ट आएगा। LCM ऑफ 520 एंड 468।
ओके अब इसके बाद देखो हमें क्या लिखना है, 520 को हमने लिख दिया, क्या लिखा है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, इस तरह से हमने जल्दी से इनके फैक्टर लिख लिए। फैक्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है, फैक्टर्स करना अब आपको बहुत अच्छे से आ चुका है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, इस तरह से आपने फैक्टर निकाले। अब ये हो गए, अब देखो एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट मतलब कम होता है, लेकिन हम लीस्ट कॉमन में पावर कौन सी लेंगे, हाई वाली पावर लेंगे। हाई पावर देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 5 एज इट इज आ जाएगा एंड 13 आ जाएगा। एलसीएम निकल जाएगा इनका कि मैम ये 5 तो ले लिया बट ये 5 तो ऊपर है, इधर तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो मैंने उस दिन बताया था क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते क्या 5 पावर 0, ऐसे भी तो मेंशन कर सकते हैं, ये भी तो हम एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिजिट की पावर 0 क्या होती है 1। इसको देखो जैसे आप सोल्व करोगे आएगा 4680। तो ये तो वो नंबर आया कि जो इन तीनों जैसे आप डिवाइड कर सकते हैं, इन तीनों से डिविजिबल है। अगर आप डिवाइड करोगे फुल टाइम डिवाइड होगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो ऐसा नंबर निकालना था उसमें अगर हम 17 ऐड करें तो भी ये डिवाइड हो, तो मैं इसमें से 17 कम कर दूं, 17 कम कर दूं, बात तो एक ही है, वही है ना कि अगर हमें इस स्टेप में जाएं या हम डाउनवर्ड जाएं, बात दोनों का मीन सेम होता है। इसमें से हम 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468 इज 4680। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो इसी तरह से हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमने लिखा फिर लेट द नंबर, माना कि वो नंबर जो हमें चाहिए था विच वैन इंक्रीज बाय 17, जब उस नंबर को 17 से आप इंक्रीज करेंगे और तब वो इनसे डिविजिबल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया, एक्स हमने उस नंबर को अज्यूम कर लिया है। तो अब देखो सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 4680। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसपोज कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। तो मतलब ये वो नंबर था जो हमें चाहिए था। अगर इसमें आप 17 इंक्रीज करोगे तब हमें वो नंबर मिलेगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा। तो इनमें 17 इंक्रीज करने के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 4680। क्लियर है बच्चों, आगे बात समझ में हमें क्या करना था, क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया करो, तभी आपको उसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो आंसर हो गया। अब आंसर यहाँ लीव नहीं करना, हमें प्रॉपर वे में हम लिखेंगे देयरफॉर 4663 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इज द रिक्वायर्ड नंबर। ओके तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, अब नाम से समझ में आ रहा है को प्राइम, तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे, लेकिन गलत है। को प्राइम नंबर्स में जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स ही हो, ऐसे दो नंबर, ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनका अगर आप HCF निकालो तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उन्हें कहा जाता है को प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है उन्हें, को प्राइम नंबर। क्लियर है, मतलब उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, जैसे कि 7 और 9, 7 और 9 हो गया, 13 और उसके अलावा 13 14 हो गया। क्या बताओ दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे नंबर ही कहलाए जाते हैं को प्राइम नंबर्स इफ द HCF ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, यानी कि जो भी गिवन नंबर हैं, देखो हम किसी एक के बारे में बात नहीं करते, अगर मान लो 3 नंबर दिए हैं तो तब भी वो को प्राइम्स नंबर ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जैसे कि एक नंबर हमने ले लिया 3 ले लिया, 4 हो गया 5 हो गया, 3 4 5, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। इसलिए हमने ये वर्ड यूज किया है ऑल द गिवन नंबर, जितने भी गिवन हो अगर उनका HCF 1 आ रहा है तो वो को प्राइम होंगे। नॉट नेसेसरली प्राइम, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि वो कैसे हो, प्राइम नंबर हो, कुछ भी हो सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने 3 नंबर यहाँ पे जैसे लिए थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिए थे, अगर हम और नंबर्स लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर ले लिए, एक ले लिया 7 और एक हो गया 9, ठीक है। अब हमें पता है कि 7 क्या है, 7 तो एक प्राइम नंबर है, मतलब इसके कोई और फैक्टर हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या 9 ऐसा नंबर है, 9 के हमें फैक्टर फाइंड आउट होंगे या नहीं होंगे, 9 के तो फैक्टर्स होते हैं, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 9 क्या है, 9 एक कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए हमने ये वर्ड यूज किया है कि जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो। ओके, आगे बात समझ में, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसा नाम लगता है प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम है तो मतलब प्राइम नंबर के बारे में ही बात करें। अब इसके कुछ एग्जांपल जैसे हम देखते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, 12 13 21 22। अब देखो
दोनों ही ये प्राइम नहीं है। 21 के भी फैक्टर्स होते हैं, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 22 के भी फैक्टर्स होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 11, तो दोनों को प्राइम नहीं है। 38 एंड 39 ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होंगे। इस तरह से आप बहुत सारे और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ये आगे बात समझ में। अब देखो, इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर देन दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तब उनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बस HCF 1 निकला, मतलब बात तो वही है ना। HCF अगर आपका 1 आया तो बात तो क्या है हमारे पास, वही है। अब इसके अलावा देखो, तो यहाँ से अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। लेट P बी ए प्राइम नंबर, P क्या है, प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड A। अब इस एग्जांपल को समझिए। अगर मान लो हम ऐसे लेते हैं कि जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 49 ले लिया, ठीक है। 49 को क्या करता है, अगर 7 स्क्वायर इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, तो क्या ये 7 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या? ऐसे अगर हमने लिख लिया डिवाइड बाय 7 स्क्वायर, तो क्या ये भी तो लिखेंगे ना हम कि 49 जो है वो 7 से भी डिवाइड होगा। क्या मैंने इसमें कुछ रॉन्ग लिखा है? नहीं लिखा, बस यही यहाँ पर है। अगर P प्राइम नंबर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या होगा, P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि इसके हमने एग्जाम्पल ले लिए ये, अगर इफ 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, 2 जो है वो 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। नॉर्मल सी बात है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें ये बात बहुत ज़्यादा यूज आएगी। क्लियर है? को प्राइम नंबर्स क्या हो गए, ये हमें सबको समझ में आ गया। ये वाली बात सबको समझ में आ गई, इसको अच्छे से याद रख लो, इसको बहुत केयरफुली आप इसको ध्यान रख लीजिए। लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड A। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा। 100% श्योर है डिवाइड करेगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ध्यान रखना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज पूरी 1.3 ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं बहुत टाइम से ही आते ही जाते हैं। कभी √5 के बारे में बोल दिया, √2 हो गया, 1/√2 हो गया। इनको आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। अब इस चीज को हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे आप इसके बारे में देखेंगे, तो हम कह देंगे मैम डिवाइड कर देंगे हम, तो ये √5 को हम एक्सप्रेस कर देंगे, इसका अंडर रूट निकाल देंगे और बोल देंगे कि ये नंबर आपका ऐसा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। तो ये हमें नहीं करना है। क्यों? इसका एक प्रोसेस है, हमें वही फॉलो करना है। तो देखो क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप √5 को मानो कि √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों? कॉन्ट्राडिक्शन वो होता है ना, कभी कोई अगर इजीली सीधे वे में हमारी बात नहीं समझता तो हम उस बात को उल्टा करके समझाते हैं कि ठीक है तुम ऐसे नहीं मान रहे तो हम इसको आपको अलग तरह से बात समझाएंगे। बस वही हमें करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि आपको जो सही स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग बताओ और फिर लास्ट में ऐसा कुछ कंक्लूजन निकलेगा कि आपको लगेगा नहीं हमने स्टार्टिंग में जो सोचा था वो रॉन्ग था, इसका मतलब कि आप राइट थे, मतलब √5 रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम इसको किससे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट अस अज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 क्या है? रेशनल नंबर है। अब देखो रेशनल नंबर होता है उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, जो हम डेफिनेशन आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं रेशनल नंबर की, कि इफ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर को प्राइम इंटीजर देन द नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है। तो उसी को क्या मैं √5 को P/Q के इक्वल लिख दूं कि P/Q क्या है? कुछ भी है, √5 है तो उसको हम किसी के भी इक्वल लिख सकते हैं। P/Q की वैल्यू कुछ भी है, वेरिएबल हो सकती है। वेरिएबल्स कैसे हैं हम, जैसे क्वेश्चन की डिमांड चेंज होगी, क्वेश्चन की सिचुएशन चेंज होगी, उनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। जैसे हम अज्यूम नहीं करते क्या, x अज्यूम कर लेते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो रेशनल नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड P and Q आर को प्राइम इंटीजर होते हैं। कैसे होते हैं? को प्राइम इंटीजर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने इसको लिखा दैट √5 इक्वल टू P/Q, और P और Q क्या है? को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम क्यों है? तो जब मैंने स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था रेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन जब हमने किया था, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि को प्राइम लेना क्यों जरूरी है। एक एग्जांपल लिया था ना हमने रूट वाला, एंड रूट में कुछ क्वेश्चन लेकर हमने सॉल्व किया था। हमने देखा था कि देखो वैसे देखने पर तो ये लग रहा है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो रेशनल नंबर था। तो इसलिए कैसे नंबर होने चाहिए? को प्राइम, मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए।
देन रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब हम क्या करेंगे, ये हमें अंडर रूट हटाना है क्योंकि हमें रूट में हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कैसे हटाएंगे, देखो स्क्वायर कर दो, रूट है तो स्क्वायर कर दो, कभी अगर क्यूब आ जाए यहाँ पर, क्यूब रूट आ जाए तो उसका क्यूब कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। अगर पावर यहाँ पर 4 लगी हुई है, 4 टाइम है, तो उसका उसके ऊपर आप भी पावर 4 लगा दीजिए, ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर किया तो ये 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इस क्यू स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर दूं, कर सकते हैं, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको हमने नेमिंग कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखो आपको ये पता चल रहा है कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। याद करो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये थी या नहीं थी, यही थी। अब r की वैल्यू अगर 0 आ जाए, मान लीजिए किसी केस में r की वैल्यू 0 भी आती है, तो a इक्वल टू बी क्यू लिखते हैं कि नहीं लिखते, ठीक है लिखते हैं। q हमारा क्वेश्चन हो जाता है और b हमारे पास डिवीजर हो जाता है, a डिविडेंट है। इस कंडीशन में हम ये बोलते हैं ना कि b जो है b इज डिवाइड, b a को डिवाइड करता है, दैट a इज डिविजिबल बाय b, a b से डिवाइड हो जाएगा फुल टाइम और रिमाइंडर कुछ नहीं रहेगा, ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब इसका सेम कंपेयर करो, दैट्स वाई हम ये कहा कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ हम बोल रहे हैं कि b a को डिवाइड करता है क्योंकि b के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको हमने क्वोशंट इमेजिन कर लिया कि ये क्या है, क्वोशंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वोशंट है, ये हमने इसको इमेजिन कर लिया। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी इमेजिन कर सकती हूँ कि ये जो क्यू स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा, 5 आपके पास क्या है, उसका डिवीजर है, तो 5 डिवाइड पी स्क्वायर। इसका अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि 5 क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। तो वो है लाइन भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, इसलिए कहा था कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में। अब देखो, सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, अगर कोई नंबर इसके डिवाइड कर रहा है, जैसे अगर हम 2 की बात करें या 8 की बात करें, अगर 2 8 जो है उसे 2 डिवाइड करता है, ठीक है, 2 8 को डिवाइड करेगा, तो हम ये भी तो कहते हैं दैट 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8 कहते हैं। वही लाइन हमने यहाँ लिखी है जस्ट बिकॉज 5 डिवाइड p, 5 p को डिवाइड करेगा, सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ p। तो मैं p को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 5 इंटू आर, आर की वैल्यू कुछ और हो सकती है, लिख सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, p को किसके इक्वल लिख दिया हमने, 5 r के इक्वल लिख दिया। अब r क्या है, r कुछ भी हो सकता है, r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया दैट 8 क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने ये कंक्लूजन निकाला दैट 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8, ठीक है, 2 क्या है, 8 का फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन और निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि मैं 8 को 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी तो लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन और निकाल लिया दैट 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4। बस यही तो हमारे पास क्या करना है, इसी को हमें सोल्व करना है, यही हमने लिखा है और यही हमने यहाँ पर लिखा है। बस ये आर की फॉर्म में है तो थोड़ा वियर्ड लग रहा है, ये नॉर्मल डिजिट की फॉर्म में तो हमें ये क्या लग रहा है, ईजी लग रहा है कि हाँ ये समझ में आ जाएगा। उससे कंपेयर करो, दोनों से ना आप कंपेयर करो कि इधर देखो क्या लिखा है, इधर है p इज इक्वल टू 5r, यहाँ हमने लिख दिया 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये 2r की फॉर्म में यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको इजी वे में समझो। अगर उसको ज्यादा हार्ड सोचोगे ना कि क्या हो गया, तो वो क्वेश्चन ही डराएगा आपको, अगर आप ये सोचेंगे तो देखो इसके बाद हमने क्या लिखा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। कहाँ पर पुट करनी है, 1 में पुट करनी है। तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, अब हम इसको, ये बन जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। p की वैल्यू पुट करी, इधर की LHS तो सेम रहेगी, RHS में p की जगह 5r हमने यहाँ पर पुट कर दिया, स्क्वायर है लगा हुआ है, हमने दोनों पर लगा दिया। इसे सॉल्व करते हैं अब आगे, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर, 5r होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अभी बना था ये वही इक्वेशन है, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब ये देखो जो थोड़ी देर पहले कंडीशन बनी थी भाई, बनी या नहीं बनी, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकलेगा दैट 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ तो 5q को भी डिवाइड करेगा। सेम कंडीशन हमारे पास बनेगी, हमने लिखा 5 डिवाइड्स q स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, यानी कि इसी की वजह से क्या होता है 5 डिवाइड्स q, तो हम इसको फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन और 1 और 3 से हमारे क्या पता चला, हमें ये पता चला दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। क्या पता चला हमें कि 5 जो है वो p एंड q का कॉमन फैक्टर है। क्या थी देखो इक्वेशन 1 ये थी या नहीं थी,
ये इक्वेशन 1 थी। इससे ये कंक्लूजन निकला दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हमने इसको इस तरह से पता चल गया कि विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। अब आपने तो बोला था कि P एंड Q को प्राइम है और आप अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। दैट्स वाई हमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब आपने इस बात को गलत कर दिया। तो आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि √5 रेशनल नंबर है, तो आपकी वो बात भी गलत है। अगर आपने ये वाली बात गलत बोली तो इसका मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब भी क्या हो जाएंगी? रॉन्ग हो जाएंगी। Therefore, our assumption that √5 is a rational number is wrong। तो ये क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो अब रॉन्ग है तो अब क्या हो जाएगा? तो हम क्या कहेंगे? Hence √5 is an irrational number। क्या कहेंगे? √5 is an irrational number। ओके, आगे बात समझ में क्लियर है? अब इसी तरह से देखो, इसका हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब देखो क्या है, अब वैसे तो हमें पता है, अभी हमने √5 को प्रूफ किया कि √5 जब इरेशनल है तो ये पूरा नंबर भी इरेशनल होगा, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, प्रॉपर वे में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। पहले क्या लगेगा? कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, क्या बोलेंगे कि ये पूरा नंबर आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा ही, हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया है यहाँ पर भी। रेशनल नंबर के बारे में भी आपको पता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको अपन P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को-प्राइम। तो देयर एग्जिस्ट को-प्राइम इंटीजर A एंड B हमने यहाँ पे लिया है। देखो P एंड Q डेफिनेशन की वे में लेते हैं, हमने यहाँ पे A एंड B यूज कर लिया। ये इसलिए यूज किया है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने P एंड Q लिया। तो आप ये ना सोचे कि हमें सिर्फ रटना है, P एंड Q को हमें लर्न कर लेना है कि यही हमें यूज करना है। आप उसकी जगह A एंड B भी ले सकते हैं, लेकिन बस आपको क्या ध्यान रखना है कि वो को-प्राइम इंटीजर होनी चाहिए एंड जो B है या डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने देखो इसको ले लिया, A/B। अब मैं 3 को ट्रांसपोज कर दूं, 3 को जैसे मैंने ट्रांसपोज किया पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो A - 3 भी बन जाएगा। एलसीएम लेना है, इजी गोइंग है, सॉल्व कर सकते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसपोजिंग के बाद डिवाइड में बन जाएगा। अब देखो बहुत सारी जगह आपको ये क्वेश्चन क्या मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप बहुत सारी जगह अगर बुक्स में देखेंगे आप या एग्जाम्पल में भी कहीं आप देखेंगे तो वहाँ क्या नजर आएगा? आपसे ये बोलेंगे दैट A - 3B/2B ये भी इंटीजर है। बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा कि देखो A इंटीजर है, B इंटीजर है। इंटीजर के बारे में हमने पढ़ा है, दो इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे तो आपका नंबर इंटीजर ही तो मिलता है। पढ़ा है इंटीजर के लिए प्रॉपर्टी, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स आर क्लोजर, पढ़ा ही बहुत अच्छे से। तो ये भी जब इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जब B इज नॉट इक्वल टू 0 है तो 2B भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख दी जाती है कि बट वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि √5 इरेशनल है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि √5 रेशनल है या इरेशनल है, आपको उसको प्रूफ करके ही दिखाना होगा। ओके तो √5 इज, हमने इसके इक्वल हमने लिख लिया और हम यहाँ से क्या बोलेंगे दैट √5 इज एन इरेशनल। तो हम बोल देंगे कि √5 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। तो ये पूरा नंबर जो हमने अज्यूम किया वो सब गलत मान लिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हम क्या करेंगे? देखो याद करो, यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन था 9m वगैरह, ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो कुछ हमारे पास नंबर आते थे, उसको हम m अज्यूम करते थे या नहीं करते थे? करते थे। सिमिलरली ये जो पूरी डिजिट आई है इसको मैं क्यों अज्यूम कर लूँ कि मैम क्यों अज्यूम करोगे? तो क्यों अज्यूम करने का रीजन ये है, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा ना। ये इसको जब आप सॉल्व करोगे 1 मिले, 0 मिले, 2 हो, 3 हो, 4 हो, -1 हो, कुछ भी हो, लेकिन नंबर तो होगा हमारे पास। तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे। इसको हमने क्या ले लेंगे? हमने माना पहले तो लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 रेशनल है। गलत मान रहे हैं हम भी, स्टार्टिंग में भी गलती करी, यहाँ पर भी गलती करी, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि हमारा आंसर गलत आएगा। फिर हमें समझ आएगा कि अच्छा हमने गलत बात मानी थी, हमें तो कुछ और अज्यूम करना था। देयर एग्जिस्ट 2 को-प्राइम इंटीजर P एंड Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, कैसे होने चाहिए? P की वैल्यू तो हो जाएगी A - 3B, P की वैल्यू क्या हो जाएगी? A - 3B, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है 2B, ये Q की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो √5 को हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, और ये भी जरूर मेंशन करना कि P और Q क्या है। P को तो हमने A - 3B बोला और Q को हमने क्या अज्यूम किया है। ये अब देखो पुराना क्वेश्चन बना कि नहीं बना?
यहाँ से सेम प्रोसेस आपको लगाना है, यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद अभी तक ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोजिंग के बाद ये इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा कि दैट p जो 5 डिवाइड्स p, 5p को डिवाइड करता है तो 5p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5p को भी डिवाइड करेगा, वो बात निकलेगी। फिर हम क्या कहेंगे कि 5p का फैक्टर है तो p को हम 5r के इक्वल रखेंगे, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम वापस यहाँ पर पुट कर देंगे, यही तो बनेगा। सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी मैंने एक स्टेप भी चेंज नहीं करी है। सेम इसलिए रखा है ताकि आपको एक ही पैटर्न को आप फॉलो कर पाए, अलग अलग ज्यादा आपके पास मेथड या ज्यादा से ज्यादा पैटर्न आपके पास ना हो। ये रख देंगे। तो इसके बाद देखो इक्वेशन में पुट करने के बाद ये हमारे पास पहले भी स्टेप बनी थी, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r होल स्क्वायर। अब इसी को हम इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या बन गया, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r होल स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5q स्क्वायर क्या बन जाएगा, 25r स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। यहाँ से हमें एक चीज वापस से पता चली कि 5 जो है q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5q को भी डिवाइड करेगा। इफ 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड p। ये हमने लिख दिया। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जो दोनों इक्वेशन थी यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि 5 तो कॉमन फैक्टर निकला। 5 ने तो हमारे साथ बड़ा गलत कर दिया। 5 ने पहले तो बोला कि ठीक है ये p और q है, इन्होंने तो पहले तो बोल दिया कि हम लोग कॉमन फैक्टर नहीं है, हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अब इनके पास 5 निकल रहा है, इन्होंने तो हमारे साथ चीटिंग कर दी, धोखा हो गया है तो हमारे साथ। तो इनके बीच में जब 5 कॉमन निकल गया तो ठीक है कि हमने आपको को प्राइम माना था, तो आप ये भी गलत हो, आपने तो हमारे साथ चीटिंग कर दी, धोखा हो गया बहुत बड़ा हमारे साथ। तो आप दोनों को प्राइम भी नहीं हो, जब आप को प्राइम भी नहीं हो तो आप रेशनल भी नहीं हो, तो बस क्या हो जाएगा, आप रेशनल नहीं हो तो इरेशनल नंबर हो। यही हमें प्रूफ करना था। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p and q विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट p and q आर को प्राइम। को p और q कैसे हैं, को प्राइम है। देयरफॉर आवर अजम्पशन दैट √5 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग। तो हमारी अजम्पशन क्या है, √5 इज ए रेशनल नंबर, ये क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। ओके जब ये बात आपने गलत मानी तो फिर अब बताओ, जब ये ही रेशनल नंबर नहीं है तो वो पूरा सम है वो भी रेशनल नंबर कैसे होगा। ऐसा थोड़ी कि आपके पास एक नंबर है जो इरेशनल है, उसमें आपने कुछ ऐड किया और वो नंबर रेशनल बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब √5 इरेशनल है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, इरेशनल ही होगा। सो √5 इज इरेशनल नंबर, हैंस 3 + √5 इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है। ओके इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल हार्ड नहीं है, कंसेप्ट आपको याद रखना है और सब में हमें सेम ही स्टेप हम फॉलो करेंगे ताकि आपको एक पैटर्न अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए। ओके बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए उनको आप प्रॉपर वे में लिख लीजिए, प्रॉपर हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने, उनकी एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक्चुअल में कुछ सेंस नहीं निकलेगा। आपने वीडियो देखी तो आपको उस टाइम समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे या आप जब भी प्रैक्टिस बाद में करेंगे कुछ दिनों बाद, तो आप उस चीज़ को भूल जाएंगे, तो वो पूरा आपका यहाँ पे पढ़ना पूरा ही एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखें, प्रैक्टिस जरूर कीजिए और अच्छे से आप स्टडी करें और अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि हम बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। ओके और इस तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर यूट्यूब चैनल। ओके थैंक यू।